नमस्कार। हाँ। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे। हाँ, वो जगह जहाँ दुनिया के पहले शहर बसे। बिल्कुल। और जहां लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, मेसोपोटामिया। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है, कुछ YouTube लेक्चर्स और इतिहास की किताबों से, वो हमें इसी कहानी की तरफ ले जाती है। दजला और फरात नदियों के बीच की वो जमीन। तो आज हम यही समझेंगे कि ये सभ्यता इतनी खास क्यों बनी, इसने दुनिया को क्या दिया। हाँ, यही कोशिश रहेगी। तो मेसोपोटामिया नाम का मतलब ही है नदियों के बीच, मतलब आज का इराक। हाँ, यूनानी शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से बना है। लेकिन सिर्फ नदियां होना ही तो काफी नहीं होता ना शहर बसने के लिए। यहाँ ऐसा क्या खास था? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, शुरुआत हुई उपजाऊ जमीन से। नदियां जो बारीक मिट्टी लाती थी ना, उससे खेती बहुत अच्छी होती थी। अच्छा। गेहूं, जौ, ये सब करीब 7000-6000 ईसा पूर्व में खूब उगने लगा। और फरात नदी की धाराओं का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते थे। उससे तो पैदावार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो खाने पीने की कमी नहीं रही होगी शुरुआत में? हाँ, और साथ में पशुपालन भी था। वो स्टेपी घास के मैदान थे ना, वहाँ भेड़ बकरियां पालते थे। कभी कभी तो ये खेती से भी ज्यादा फायदे का सौदा हो जाता था। अच्छा, मतलब खेती और पशुपालन एक मजबूत बेस बन गया। पर गांव से शहर ये छलांग कैसे लगी? ये बदलाव क्यों आया? देखिए, सिर्फ अनाज ज्यादा होना काफी नहीं था। असली वजह थी कि जरूरतें बढ़ रही थीं, चीजें जटिल हो रही थीं। जैसे कि? एक अहम चीज थी श्रम विभाजन। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग काम में माहिर होने लगे। कोई सिर्फ मोहर बना रहा है, कोई बर्तन। हाँ, स्पेशलाइजेशन। हाँ, तो अब मोहर बनाने वाले को पत्थर चाहिए, वो खुद नहीं ला रहा। बर्तन वाले को मिट्टी चाहिए, तो एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी। समझ गया। और जब इतने सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो फिर चीजों को मैनेज भी करना पड़ा होगा, व्यापार वगैरह। बिल्कुल। यहीं पर सामाजिक संगठन की जरूरत पड़ती है। मेसोपोटामिया में क्या था कि अच्छे पत्थर, बढ़िया लकड़ी, धातु, इन चीजों की कमी थी। अच्छा, स्थानीय तौर पर नहीं मिलते थे ये? हाँ, ज्यादा नहीं। तो ये सब बाहर से मंगवाना पड़ता था, यानी व्यापार। अब व्यापार होगा तो सामान का हिसाब रखना पड़ेगा, उसे स्टोर करना होगा, बांटना होगा। इन सब में तालमेल चाहिए। और सामान लाने ले जाने के लिए? उसके लिए नदियां थी ना, खासकर फरात। सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया रास्ता, पानी का रास्ता। तो क्या इसी लेन देन, इसी हिसाब किताब को सहेजने की जरूरत ने लिखने को जन्म दिया? हाँ, कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा कारण था। करीब 3200 ईसा पूर्व के आसपास जब ये व्यापार और लेन देन इतना बढ़ गया कि भाई जुबानी याद रखना मुश्किल हो गया। हाँ, कब तक याद रखेंगे? बस, तो एक पक्के रिकॉर्ड की जरूरत महसूस हुई। और वहीं से शुरू हुआ गीली मिट्टी की तख्तियों पर सरकंडे की नोक से निशान बनाना। अच्छा, मिट्टी की तख्तियों पर? हाँ, गीली मिट्टी पर लिखते थे, फिर वो सूखकर पक्की हो जाती थी। इसी को कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं। शुरू की तख्तियों पर तो लिस्ट मिलती हैं, इतने बैल, इतनी मछलियाँ, इतनी रोटियाँ। कमाल है। मतलब लिखना असल में हिसाब किताब रखने के लिए शुरू हुआ। हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई। और ये जो शहर बसें, ये दिखते कैसे थे? क्या कुछ खास था इनमें? शहर अक्सर या तो मंदिरों के आसपास बसे या फिर व्यापार के बड़े केंद्रों के रूप में। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो एक तरह से आर्थिक केंद्र भी थे। अनाज पीसना, तेल निकालना, चीजों को जमा करना, बांटना, ये सब काम भी मंदिरों से जुड़ा था। और राजा? राजा कैसे बने? शायद ऐसा हुआ होगा कि जमीन और पानी के लिए झगड़े हुए होंगे। उनमें से कुछ नेता उभरे होंगे जिन्होंने पहले समुदाय को संभाला, फिर मंदिरों का प्रबंधन देखा और धीरे धीरे राजा बन गए। कोई खास शहर का उदाहरण? जैसे आपने उरुक का नाम लिया था शायद पहले। हाँ, उरुक बहुत बड़ा शहर था, किलेबंद। वो मशहूर वारका शीर्ष मूर्ति वहीं मिली है। फिर एक उर शहर भी था। उर, उसकी क्या कहानी है? उर की गलियां बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं। लगता है जैसे कोई प्लान करके नहीं बसाया गया हो। लेकिन घरों के अंदर पानी की निकासी का इंतजाम अच्छा था। और हाँ, वहाँ कुछ अंधविश्वास भी चलते थे, जैसे घर की दहलीज ऊंची रखना वगैरह। एक मारी शहर भी था, फरात के किनारे, व्यापार के लिए बहुत अहम। तो मतलब सिर्फ इमारतें और बाजार नहीं, एक समाज भी बन रहा था। परिवार वगैरह का क्या सिस्टम था? हाँ, समाज भी विकसित हो रहा था। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से एकल परिवार, मतलब पति पत्नी और बच्चे, इसे अच्छा माना जाता था। और पिता परिवार का मुखिया होता था। ये तो हुई शहर और समाज की बात।
लेकिन मेसोपोटामिया की असली छाप तो शायद ज्ञान विज्ञान पर है ना? निश्चित रूप से। उनकी गणित की समझ तो गजब की थी। वो सिर्फ जोड़ घटाना नहीं, वर्गमूल तक निकाल लेते थे। √2 का मान उन्होंने काफी सटीक निकाला था। सच में? हाँ, और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना भी कर लेते थे, सोचिए। और समय, घड़ियां, कैलेंडर, इसमें भी उनका हाथ है। अरे, ये तो उनकी सबसे बड़ी देन कह सकते हैं। साल को 12 महीनों में बांटना, महीने को 4 हफ्तों में, दिन को 24 घंटों में और फिर घंटे को 60 मिनट में। ये पूरा सिस्टम मेसोपोटामिया से आया है। ये तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। सोचे, हजारों साल बाद भी। और सिर्फ यही नहीं, खगोल विज्ञान में भी वो माहिर थे। तारों और ग्रहों की स्थिति देखते थे, ग्रहण कब लगेगा इसका हिसाब रखते थे। इतना सारा ज्ञान, इसे सहेजा कैसे जाता था? अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा? वही, लेखन कला के जरिए और स्कूलों के जरिए। मिट्टी की पट्टिकाओं पर ज्ञान लिखा जाता था, पढ़ाया जाता था। स्कूल भी थे? हाँ, जहां पढ़ना लिखना सिखाते थे। इसका एक बहुत शानदार उदाहरण मिलता है असीरियाई शासक असुरबनीपाल की लाइब्रेरी निनेवेह में, लगभग 650 ईसा पूर्व। वहां हजारों पट्टिकाएं मिलीं, अलग अलग विषयों पर। हजारों? मिट्टी की? हाँ, इतिहास, साहित्य, गणित, सब कुछ। वो जो मशहूर गिलगेमिश महाकाव्य है ना, उसकी पट्टिकाएं भी वहीं से मिली। तो कुल मिलाकर देखें तो मेसोपोटामिया ने सिर्फ पहले शहर और लिखना ही नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, समय की समझ, एक तरह से आने वाली सभ्यताओं के लिए पूरी नींव रखी। बिल्कुल सही। उनकी ये देन मानव इतिहास के लिए बहुत ही अहम है। और ये सोचने वाली बात है क्या? कि अगर उस वक्त उस जगह पर लिखना शुरू ना हुआ होता तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती, है ना? या फिर क्या पता मेसोपोटामिया की उस रेत के नीचे अभी और कितने राज दबे हों जिनका खुलना बाकी है।